नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात होगी देवभूमि की। आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पुलिस विभाग के नए सरदार पटेल भवन का उद्घाटन किया है और साथ ही उन्होंने पुलिस की ई-बीट ऐप का भी शुभारंभ किया। वहीं पुलिस ट्रेनिंग के नए पाठ्यक्रम का भी सीएम ने विमोचन किया है। इसके बाद बैठक में उन्होंने कहा कि पुलिस के आवास और कार्यालय बढ़ाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस का आवास प्रतिशत 18% है, जो कि बहुत कम है। इसे जल्द से जल्द बढ़ाया जाएगा। बहुत बार यहाँ मेरा आना हुआ है, तो पहले केवल नीचे कार्यालय होता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें सिंगल स्टोरी होता था। अब इसमें 5 मंजिला 6 मंजिला बन गया है। तो निश्चित रूप से आगे भी मैं डीजीपी साहब से कहूँगा और मैडम से भी कि मैडम इस पर जरूर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि पुलिस के लिए जो आवास की व्यवस्था है, आवास और कार्यालय सभी जगह अच्छे होने चाहिए। चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे। इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की जो कमी है वो नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा डीजीपी साहब ने बताया कि इस कार्यालय के अतिरिक्त यहाँ पर यातायात निदेशालय, STRF का ट्रेनिंग, अग्निशमन एवं आपात सेवा के कार्यालय भी यहाँ शिफ्ट किए गए हैं और इसमें लगभग हमारे 250 के लगभग सभी कार्मिक यहाँ पर काम करेंगे। यह भवन हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है और इसमें अच्छा है। 112 का भी जो है हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, इसका भी यहाँ पर काम शुरू हुआ है, जिससे निश्चित रूप से इतना अच्छा भवन बन गया। तो आप सब लोग हमारी क्रीम बैठी और पूरी पुलिस को चलाने वाले सभी अधिकारीगण और सारे हमारे अधिकारीगण यहाँ पर हैं। तो निश्चित रूप से आम जन को सुविधा भी होनी चाहिए और हमारा प्रदेश, जैसा मैडम ने बताया कि ये पर्यटन का प्रदेश है और हम लोगों को जहाँ सभी चीज़ों में, जहाँ हमारी जनसंख्या हम 1,25,00,000 मानते हैं, जितनी जनसंख्या उत्तराखंड में है उससे ज़्यादा उत्तराखंड के बाहर उत्तराखंड के लोग रहते हैं। जल्द ही धामी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। आलाकमान ने सीएम धामी से मंत्रियों की फाइनल रिपोर्ट मांगी है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही मंत्रियों की कुर्सी जाएगी या फिर बचेगी, इस पर फैसला किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि कुछ मंत्रियों की वजह से पार्टी की छवि धूमिल हुई है और जल्द ही ऐसे मंत्रियों की छुट्टी धामी मंत्रिमंडल से होती हुई नजर आ सकती है। वहीं चंद्र राम दास के निधन से भी एक पद खाली हुआ था। हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला ने अपने 9.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इस कार्यकाल को उन्होंने उपलब्धियों भरा बताया। मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि उनके 9.5 साल के कार्यकाल में हल्द्वानी नगर निगम लगातार नए मुकाम हासिल कर रहा है और इसका नतीजा है कि आज हल्द्वानी नगर निगम में सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। इसके अलावा नगर निगम में स्वच्छता सिस्टम को बैणी सेना बेहतर बना रहा है और यही वजह है कि बैणी सेना प्रोजेक्ट को देश के अलग अलग 50 निकायों से जुड़े बेहतर प्रयासों में शामिल किया गया है। पेयजल पुनर्गठन हो, सीवर लेइंग हो, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हो, घर घर में कूड़ा उठाना हो, डोर टू डोर कलेक्शन हो, बायो माइनिंग ऑफ लीगेसी वेस्ट हो और स्थापना संबंधी कार्य हो, पार्कों का निर्माण हो, इत्यादि इत्यादि कई कार्य, बैणी सेना का फॉर्मेशन हो, अंडरग्राउंड डस्टबिन जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस मिला उसकी बात हो, या वर्तमान में बैणी सेना को 50 बेस्ट प्रैक्टिसेस में नॉमिनेट किया है उसकी बात हो। तो ऐसे अनेकों कार्य करने का अवसर सभी ने प्रदान किया। मैं सभी सम्मानित पार्षदों को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा सदैव सहयोग किया जा रहा है। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में नोट उड़ाने के मामले में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और पुलिस काफी पहले से ही ऑपरेशन मर्यादा चला रही है और कई हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। केदारनाथ धाम आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है और आम आदमियों के लिए केदारनाथ धाम के गर्भगृह का वीडियो बनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन गर्भगृह में नोट उड़ाने का ये जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है और इसके बाद अब बड़ी कार्रवाई होती हुई भी नजर आई है। सब बखेरने वाला, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है
और ऐसा किसी को भी जो है आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। हम पहले से ही ऑपरेशन मर्यादा चला रहे हैं, जिसमें आपको पता है कई हज़ार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। उत्तराखंड में कांवड़ मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और इस बीच नवनियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने चार्ज संभाल लिया है। नवनियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने आगामी कांवड़ मेला 2023 की तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 3 टीमें कार्य करेंगी और इसमें से हरिद्वार, लक्सर और रुड़की में तीनों टीम अलग अलग कार्य करेंगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ मेले के दौरान तीनों टीम सक्रिय रूप से क्षेत्र में बिक रही खाद्य सामग्री पर नजर बनाए रखने का काम करेंगी। हमारे जनपद में नवीन हमारे पास 3 एफएसओ है, एक रुड़की में है और एक हरिद्वार में है और एक ग्रामीण हरिद्वार का जो क्षेत्र पड़ता तहसील हरिद्वार में 3 एफएसओ मेरे पास है। तीनों की संयुक्त टीम बना के मेरे द्वारा कांवड़ से पहले जितने भी बाहर से आने वाले वाहन हैं और बाहर से जो जितने भी खाद्य सामग्री बाहर से आ रही है उसकी चेकिंग का प्लान है। और दूसरे जो भी नए ढाबे लगते हैं या कांवड़ यात्रा पटरी पर कई दुकानें खुल जाती है, उनको हम चेकिंग के लिए स्पेशल टीम बनाई जाएगी, जिसमें कि अगर कोई ऐसी सामग्री पाई जाती है जिसका संदेह होता है तो उसके नमूने जाँच के लिए ले जाएंगे और साफ सफाई में और किसी तरह का कोई अन्य ऐसी अनियमितता पाई जाती है तो खाद्य सुरक्षा मानक उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे पहले भी आपका मेरा जो एक्सपीरियंस बताता थोड़ा ये है कि अब थोड़ा बाहर से जैसे बॉर्डर के जो जिले हैं यूपी के, वहाँ से मेरे संज्ञान में जो है भारत से काफ़ी दूध और दूध पदार्थों की सप्लाई होती है और कांवड़ में विशेषकर इसलिए कि कांवड़ में यात्री ज़्यादा होने के कारण खपत ज़्यादा होती है, इसलिए मिलावट का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो मेरा ये प्लान है कि पहले के मुकाबले जो ज़्यादा इस टाइम भारत से सक्रिय जो सप्लायर है और उसमें कहीं ऐसा ना हो मिलावटी कोई खाद्य सामग्री है, उसके लिए मेरी कार्य योजना रहेगी कि उनको मैं बॉर्डर टू बॉर्डर चेकिंग के लिए टीम बनाऊँ। उत्तराखंड में जल्द ही मानसून के आने की आशंका बनी हुई है और ऐसे में मानसून को देखते हुए प्रशासन अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटा हुआ है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी सोनिका ने अधिकारियों को वाटर लॉगिंग की समस्या को सुलझाने के साथ ही मानसून से पहले सभी तरह के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और दरअसल मानसून में बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है और इसके चलते सड़कों पर कूड़ा पूरी तरह से फैल जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए पहले से ही निर्देश दिए जा चुके हैं। लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं नाली सफाई की, क्योंकि मेन इशू वाटर लॉगिंग का आता है पूरे शहर में और हम लोग नालियों की सफाई की कार्रवाई चल रही है। हमारे यहाँ पे कुछ जगह पर नालियों की कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है और हम जितना जल्दी हो सके मैंने सभी को कहा है कि अपना काम पूरा करें, जिससे कि इस बार कम से कम वाटर लॉगिंग का इशू ना आए हमारे यहाँ पे। प्लस जो नदियों में मलबा है, रिवर ड्रेजिंग का काम या चैनलाइजेशन का काम हम लोगों का चल रहा है। उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने मसूरी में पार्किंग के नाम पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA की अनुमति के बिना बनाए जा रहे बहुमंजिला भवनों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने MDDA से 20 जून यानी आज मामले की स्थिति पर जवाब मांगा है। रुड़की के रामनगर कोर्ट परिसर में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने एक कॉरिडोर का शिलान्यास किया और इस दौरान भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा है कि आज के समय में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका है। अधिवक्ता लंबे समय से रामनगर कोर्ट में कॉरिडोर के निर्माण की मांग कर रहे थे। वहीं इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विपुल वालिया भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को प्रमुखता से हल किया है और कॉरिडोर का निर्माण होने से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी इससे लाभ मिलेगा। ऑर्डर बनने के बाद ये ऊपर की मंत्री वकील भी और इसे लोग आराम से जो आवाजाही कर सकेंगे चैम्बर से लेके और कचहरी तक। तो इसका निर्माण 4 दिन से विलंब था और इसका शुभारंभ हो गया और बहुत जल्द इसका निर्माण शुरू हो गया। और जो समस्याएं हैं आगे वो कब तक पूरी होंगी? इसके बारे में बात हुई है मेरी अध्यक्ष जी और सचिव साहब से, उसका भी निस्तारण करेंगे। टॉयलेट की समस्या है इसके बारे में बात है, उसका भी निस्तारण करेंगे और जो भी यहाँ की दिक्कत है उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज कॉरिडोर का जो रिमेनिंग पार्ट था उसका प्रदीप बत्रा जी ने उद्घाटन किया। ये 2017-18 में इसका पार्ट बना था जो अब जाके पूरा होगा और इससे एडवोकेट्स को बहुत बेनिफिट होंगे। ऊपर की मंजिल से सीधे एडवोकेट कोर्ट में एंट्री करेंगे, वरना जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्हें नीचे उतरने में, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी। अब ये उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आम जनता के लिए भी आसान हो जाएगा।
कि वो ऊपर से सीधा कोर्ट में पहुंचेंगे। पिछले लंबे समय से समस्या चली आ रही थी, आपके कार्यकाल में हो रहा है, कैसा जी, लग रहा है हाँ, आपको? ये पहले भी हमारे कार्यकाल में ये पार्ट बना था और अब फिर ये हमारे कार्यकाल में ही ये कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है। इसके लिए हम प्रदीप बत्रा जी के बहुत बहुत आभारी हैं। उत्तराखंड में आज तेज बौछार के साथ आंधी आने की संभावना बनी हुई है और इस पर मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी भी जारी की है। इसके लिए प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय तूफान के असर के चलते मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। से जो देखेंगे आप, जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है और उसमें खासकर जो फुटिल के अलावा के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें बढ़ेंगी और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी वो रहेंगी। मैदानी क्षेत्र में हालांकि थोड़ा फिर भी जो है जो एक्टिविटी वो कम है, आइसोलेटेड टाइप की वो रहने वाली है। तो जो मैंने आप कही है कि जो एक्टिविटी बढ़ने की अगर बात है तो 24 तारीख से बढ़ेगी। 24-25 में जो है जो अच्छी रेंज है वो पूरे प्रदेश में मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो है करीब जो अगर 22 तक कहूँ मैं या 21 तक कहूँ तो स्कटर टाइप की एक्टिविटी पहाड़ों में है वो लाइट टू मॉडरेट और आइसोलेटेड टाइप जो है मैदानी क्षेत्रों में। देहरादून में सीएम धामी ने आज सचिवालय में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय में समीक्षा बैठक की और इसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल रहे। सीएम धामी ने जनपद चंपावत को आदर्श जनपद चंपावत के रूप में विकसित किए जाने और कार्यों की समीक्षा सहित आगामी कार्यक्रमों के संबंध में बैठक की है और इस मौके पर सीएम धामी ने चंपावत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास की संभावना, साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर विकास की संरचना पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। धामी ने कहा कि मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है और तमाम विकास कार्य किए जा रहे हैं। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।